कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अदरक की अच्छी उपज के लिए फसलों में प्रबंधन कार्य। धान में खैरा रोग के नियंत्रण पर जानकारी। अदरक की फसलें इस समय वृद्धि और विकास कर रही हैं। फसल का वृद्धि और विकास आगे भी ठीक ढंग से चलता रहे और किसी भी प्रकार की व्याधियां भी ना आए, इसके लिए फसल का प्रबंधन किस तरह से करना है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट नैनीताल के डॉक्टर टीवी सिंह से। आजकल अदरक की फसल लगी हुई है किसानों के यहाँ, और अदरक का बुआई का समय अप्रैल से जून के मध्य होता है। तो लगभग सभी किसानों ने अदरक की फसल अपनी लगा दी है। और आजकल जो ये फसल लगी हुई है तो इसमें लगभग जमाव हो गया है, और कुछ जमाव कम हुआ है कुछ जगह। उसका कारण है कि कुछ रोग एवं कीटों का प्रकोप ऐसा होता है कि जमाव कम होता है और आगे भी समस्या आती है। अदरक की फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे इसमें एक तो रोग लगता है पर्णचित्ती रोग। पर्णचित्ती रोग टेफ्राइना नामक फफूंदी से लगता है, और इस रोग के लगने पर अदरक की पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। कुछ लालिमा लिए हुए ये धब्बे होते हैं, और बाद में ये धब्बे भूरे रंग के बन जाते हैं, फिर आकार में बढ़ने लगते हैं और पत्तियां सब पीली पड़ जाती हैं। तो इससे रोकथाम के लिए किसानों को चाहिए कि इसमें मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर जैसे ही रोग की शुरुआत हो तभी छिड़काव करें, और 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव पुनः करें। दूसरा एक इसमें पर्ण धब्बा रोग लगता है। तो पर्ण धब्बा रोग भी कवक से ही होता है, फफूंदी से होता है। कोलेटोट्राइकम नामक फफूंदी होती है, और पर्ण धब्बा में भी कुछ छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, और शुरू में ये 3-4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और चौड़ाई कम होती है। अंदर का इनका रंग सलेटी रंग का होता है और बाहर से किनारे भूरे रंग के होते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे आकार में बढ़ते जाते हैं, और इससे पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती हैं, और सूखने के बाद में पौधा कमज़ोर पड़ जाता है और उपज में भारी कमी आ जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए कार्बनडाजिम 0.1% का घोल बनाकर छिड़काव करें, अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। तीसरे इसमें एक जो सबसे मुख्य रोग है अदरक का, वो प्रकंद गलन का रोग है।
प्रकंद गलन के रोग में इसमें प्रकंद जो है गलने लग जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें मैंकोजेब का 0.25% का घोल बनाकर प्रकंदों को उसमें डुबाना चाहिए और 1 घंटा डुबाने के बाद छाया में सुखाने के उपरांत तभी बुआई करनी चाहिए। लेकिन ये है कि जिन किसानों ने बीजोपचार नहीं किया है, अगर प्रकंद गलन का रोग अब आ रहा है तो उसके कारण से ऐसा होता है कि प्रकंद से लेकर ऊपर तक उसमें जो जोड़ होता है, जोड़ पर वो गलन दिखाई देता है और धीरे धीरे पूरा प्रकंद गलने लग जाता है। प्रकंद गलने के उपरांत वो थोड़ा नरम हो जाता है और पौधे सूखने लग जाते हैं। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जो पौधे प्रकंद गलन रोग से ग्रसित हो गए हैं उनको उखाड़ दें और बाकी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति 10 लीटर का घोल बनाकर इसकी ड्रेंचिंग करें, तो तभी इसकी थोड़ी रोकथाम होगी। एक इसमें बैक्टीरिया से भी बीमारी आती है, बैक्टीरियल विल्ट। तो बैक्टीरियल विल्ट में भी जो राल्स्टोनिया नामक बैक्टीरिया होता है उससे ये बीमारी आ जाती है और उसमें पत्तियों पर लंबी लंबी धारियां बनने लग जाती हैं और धारियां आकार में बढ़ने लग जाती हैं, पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती हैं, तो उससे उपज में भारी कमी आ जाती है। तो बैक्टीरियल विल्ट की रोकथाम के लिए ब्लीचिंग पाउडर का हल्का घोल बनाकर उससे सींच सकते हैं इसको, तो उससे इसकी रोकथाम होगी। दूसरे इसमें कुछ कीट भी लगते हैं। मुख्य कीट इसका प्रकंद बेधक होता है। जो प्रकंद होता है अदरक का उसमें छेद बना देता है और तने में भी घुस जाता है, तो जिससे पूरा प्रकंद गल जाता है बाद में। तो उसकी रोकथाम के लिए कोई कीटनाशक जैसे कि मेलाथियान है 0.1% का घोल बनाकर हम उससे उसकी ड्रेंचिंग करें, जिससे कि प्रकंद बेधक कीट की रोकथाम हो सके। एक इसमें कीट और लगता है जो पत्तियों को काट देता है और धीरे धीरे वो पत्तियों को काट कर पत्तियां छन्नी जैसी होने लग जाती हैं। तो इसके लिए भी किसी उचित कीटनाशक जैसे मेलाथियान का ही इसमें घोल बनाकर हम छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे कीट की रोकथाम होगी। और दूसरे इसमें हम नीम ऑयल का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, तो ये पत्तियां काटने वाले कीड़े दूर रहेंगे। तो इस तरीके का आप इसमें जो है ध्यान रखेंगे इन बातों को, तो आपकी अदरक की फसल अच्छी होगी और अच्छी उपज प्राप्त होगी और उससे आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धान हमारे राज्य की प्रमुख फसल है, जिसकी रोपाई का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। तो रोपाई के उपरांत अक्सर फसल में खैरा रोग का प्रकोप होता है। साथ ही अन्य तत्वों की भी बेहद कमी देखी जाती है, जिसकी पहचान और प्रबंधनों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को नहीं होती। तो किसान भाइयों, आप इसकी पहचान कर नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर विमला राय। इस वर्ष में कम बारिश होने के कारण धान की रोपनी में देरी हुई है, पर कुछ किसान भाई हल्की फुल्की बारिश में या अपने द्वारा सिंचाई करके धान की रोपनी कर चुके हैं और जो पौधे हैं धान के वो भी बिचड़े 20 से 25 दिनों के खेत में हो चुके हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि पौधे सूखे जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इसमें किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप ध्यान से देखें कि आपके बिचड़े में ऊपर से 3 पत्तियां पहले हल्के भूरे रंग की हो जाएंगी और धीरे धीरे ये रंग जो है गाढ़ा होते जाएगा और ऊपर से नीचे की ओर आएगा और आपका पूरा पौधा जो है सूखने जैसा लगेगा। इसका रंग जो है खैर के रंग का हो जाएगा, गाढ़ा भूरा, और धीरे धीरे पूरा आपका जो खेत है ये खैर रंग का से भर जाएगा। इसलिए यह जो है बीमारी खैरा रोग के नाम से जानी जाती है। कितने किसान भाइयों को लगता है कि पानी नहीं पटाने के कारण या बारिश नहीं होने के कारण यह जो है सूख गया है, लेकिन आप जब ध्यान से देखिएगा कि यह खैर रंग जो है यह जिंक की कमी के कारण है। जब मौसम सूखा होता है तो जमीन में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनको धान के पौधे नहीं ले पाते हैं।
इसलिए यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो सिंचाई कर दें, और नहीं तो हल्की यदि बारिश होगी तो यह रंग जो है अपने आप खत्म हो जाएगा और आपके पौधे हरे हो जाएंगे। लेकिन यदि हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है और यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो इस जिंक की कमी को खत्म करने के लिए आप मल्टीप्लेक्स का स्प्रे कर सकते हैं या जिंक सल्फेट का भी स्प्रे करके अपनी धान की फसल को बचा सकते हैं। पानी कम होने के कारण इधर बिहार में सीधी रोपाई, मतलब कि बिछड़ा नहीं उगाना है, सीधे धान के बीज को खेत तैयार करके उसमें डाल दिया जाता है, और जिससे क्या होता है कि धान के पौधों में फिर जिंक की कमी दिखाई देने लग रही है। तो उसमें भी मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगी कि वो एक सिंचाई कर दें और जिंक सल्फेट का छिड़काव कर दें, या मल्टीप्लेक्स लिक्विड जो है बाजार में उपलब्ध है उसके छिड़काव से भी ये बीमारी कम हो जाती है। मैं मल्टीप्लेक्स का सुझाव इसलिए दे रही हूँ कि पानी कम होने के कारण पौधों में जो भी सूक्ष्म तत्व है, जिंक है या आयरन है, ये सब धान के पौधे अपने में नहीं ले पाते हैं। इसके कारण आजकल धान में देखा जा रहा है कि पत्तियां जो हैं 1-1.5 महीने के अंदर भूरा तो हो ही रहा है, साथ में कई खेतों में हल्का सफेद जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब कि आयरन जो है, जो जमीन से आयरन की कमी हो रही है, पौधा ले नहीं पा रहा है। तो इसके लिए यदि आप मल्टीप्लेक्स का छिड़काव करते हैं तो पौधों को आपको जस्ता भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, और यह एक प्रकार का टॉनिक है जिससे आपका जो पौधा है जो 1.5 महीने के अंदर है वह जो है स्वस्थ हो जाएगा। आगे आने वाली बीमारियां भी इसमें नहीं होंगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। पंतनगर प्रेषित मौसम पूर्वानुमान और किसानों के लिए सलाह। आरती लाइव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती-बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश में घने बादल छाए रहने, दिन एवं रात्रि के तापमानों में हल्की वृद्धि होने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 29.4 से 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने एवं रात्रि का न्यूनतम तापमान 25 से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, सुबह के समय वायुमंडलीय हवा में नमी की मात्रा 88 से 94% के मध्य एवं दोपहर बाद हवा में नमी की मात्रा 60 से 62% के मध्य रहने, मध्यम गति की हवा 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से बहने तथा इस सप्ताह के आगे 12 से 16 अगस्त के मध्य इन क्षेत्रों में
मध्यम अर्थात कुल 40 मिलीमीटर और बारिश होने की संभावना है। ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में इस सप्ताह आगे आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। पिछले दिनों हुई बारिश धान की सभी अवस्थाओं की फसल की उचित बढ़वार हेतु बहुत लाभकारी रही। साथ ही इस सप्ताह संभावित मध्यम बारिश होने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई धान की किसी भी अवस्था वाली फसल में सिंचाई न करें, लेकिन जहां कम बारिश हो वहां धान की फसल में जमीन में दरार बनने से पूर्व सिंचाई अवश्य करें। साथ ही दिन एवं रात्रि के तापमानों में संभावित वृद्धि के कारण धान की खड़ी फसल में कीट प्रजनन को रोकने हेतु खेत के अंदर एवं बाहर की मेड़ों एवं नालियों पर से खरपतवारों को निकलवाएं। ऐसा करने से खरपतवारों के नियंत्रण में सहायता मिलने के साथ साथ कल्लों की संख्या में वृद्धि होगी। धान की देर से रोपी 20 से 25 दिनों की फसल इस समय कल्ला बनने की अवस्था पर है। अतः इस अवस्था की फसल में खरपतवार खेत से बाहर निकालकर बारिश बंद होने के बाद 30 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें। संभावित तापमानों में वृद्धि के कारण धान की खड़ी फसल में धान का पीला तना भेदक तथा पत्ती मरोड़क कीटों का प्रकोप होने की संभावना है। ये कीट तने को नीचे से काट देते हैं, जिससे पौधे सूखने लगते हैं तथा धान की पैदावार में कमी आ सकती है। अतः 50 दिनों से कम अवधि वाली फसल में इन कीटों का 5% से अधिक प्रकोप दिखाई देते ही किसान भाई फसल सुरक्षा उपाय अपनाएं। इस हेतु फिप्रोनिल 0.3 GR की 10 किलोग्राम मात्रा का अथवा कार्टाप 4 GR की 8 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ की दर से खेत में तुरंत बुरकाव करें। लेकिन ध्यान रखें कि इन कीटों के प्रभावकारी नियंत्रण हेतु एवं कीटनाशी का फसल को सही उपयोग मिलने हेतु इनमें से किसी कीटनाशी का बुरकाव करते समय खेत में हल्का पानी अवश्य भरा रहने दें। गन्ने की फसल की उचित बढ़वार हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। साथ ही ऐसे मौसम में गन्ने की फसल में बेल वाले खरपतवारों की वृद्धि भी अधिक होगी, जिससे फसल को काफी नुकसान हो सकता है। अतः सलाह दी जाती है कि किसान भाई बेल के नियंत्रण हेतु 2,4-D कवकनाशी के सोडियम लवण 80% की 500 ग्राम मात्रा का 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। अगर फिर भी नियंत्रण न हो तब खरपतवारों को उखाड़कर अलग कर दें। इस सप्ताह दिन के तापमानों में संभावित हल्की वृद्धि के कारण मक्का, मूंगफली, तिल, अरहर, बाजरा, दाने वाली ज्वार आदि की सभी अवस्थाओं की खड़ी फसल में खरपतवारों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। साथ ही फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का प्रजनन भी बढ़ेगा। अतः किसान भाई खरपतवारों को खेत से बाहर निकलवाएं। साथ ही खाली रह गए खेतों में मौसम साफ होते ही उड़द की उन्नतशील किस्मों जैसे पंत उड़द 30, पंत उड़द 35 या पंत उड़द 6 की बुआई करें। यदि घर का बीज बो रहे हों तो बीज उपचारित कर लें। बाजरा की फसल नत्रजन की कमी के कारण पीली पड़ रही हो तब मौसम साफ होने पर उचित मृदा नमी की दशा में 20 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें, जिससे फसल की वृद्धि ठीक प्रकार से हो सके। तापमान बढ़ने से नींबू वर्गीय फलों के पेड़ों पर कैंकर रोग लगने की पूर्ण संभावना है। इस रोग की पहचान हेतु किसान भाई देख लें कि नींबू के फलों, पत्तियों व कोमल शाखाओं पर पीले रंग के उभरे हुए छोटे छोटे निशान दिखाई देते हैं, जिससे फलों की गुणवत्ता एवं संख्या में भारी कमी आ जाने से अधिक आर्थिक हानि हो सकती है। अतः सलाह दी जाती है कि ये लक्षण दिखाई देते ही सुरक्षा हेतु ब्लाइटॉक्स 50 नामक फफूंदनाशी की 2 मिलीग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर प्रभावित पेड़ों पर छिड़काव करें। बरसात के इस मौसम में भैंसों में ब्यात अधिक होने के कारण प्रजनन से संबंधित विकार होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। अतः पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि अनावश्यक हानि से बचाव हेतु कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखें, जिनमें प्रमुख शामिल है गाय एवं भैंसों में ब्याने से पूर्व कूल्हे के दोनों तरफ गड्ढे नजर आने लगते हैं एवं थनों तथा अयन में दुग्ध भर जाते हैं। गाय एवं भैंसों में ब्याने से पूर्व कूल्हे के दोनों तरफ गड्ढे नजर आने पर एवं थनों तथा अयन में दुग्ध भर जाने पर यह मान लें कि पशु का प्रसव काल अत्यंत निकट है। अतः उक्त पशु को अन्य पशुओं से अलग रखें तथा दिन एवं रात्रि के समय अतिरिक्त एवं विशेष ध्यान दें। ब्याने में यदि कोई परेशानी महसूस हो रही हो तब नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह लें। पशुशाला में अस्वच्छता तथा आसपास वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाने के कारण भी पशुओं में अनेक रोगों जैसे त्वचा संबंधी रोग,
पाचन तंत्र संबंधी तथा परजीवी रोगों आदि के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अतः पशुपालक भाई ऐसे मौसम में पशुशाला एवं पशुओं में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। सुबह शाम के समय धुआं करें। यदि कोई पशु बीमार है तब उसे अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें व पशु चिकित्सक द्वारा रोग की पहचान कराकर उपचार कराएं। मुर्गी पालक भाई चूजागृहों में उचित तापमान बनाए रखें। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जोधापुर जालौन के सरोज यादव ने। आपने दुधारू पशुओं में फ्लूक बीमारी के निदान पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बारिश के मौसम में पशु अक्सर जो है एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिसका नाम है छेरा रोग। ये वास्तव में एक लिवर फ्लूक नाम का एक परजीवी के द्वारा होता है और ये लिवर फ्लूक जो है जो वर्षा में जल जमाव हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, उस पानी में पनपते हैं और वहाँ से इसके जो लार्वा है वो लार्वा जो है एक घोंघा के द्वारा आसपास के घास वगैरह में जो है चले जाते हैं। जो पशु ऐसे स्थान पे चरते हैं तो चरने के दौरान घास खाने से घास के साथ ये जो परजीवी हैं पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और लीवर में ये अपना इन्फेक्शन जो है करते हैं। इसके कारण से पशु को पतला दस्त होने लगता है। दस्त जो है वो पतला होता है, साथ में वो काले रंग का होता है और बदबूदार भी होता है। कभी कभी दस्त में आपको फेन भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह का अगर गोबर पशु कर रहा हो इसका मतलब वो पशु लिवर फ्लूक से ग्रसित है। इसके अलावा जो पशु के जबड़े है, जबड़ा के नीचे सूजन हो जाता है। हाँ, पशु जो है खाने पीने में असमर्थ हो जाता है, उसे भूख लगना बंद हो जाती है। तो अगर ऐसे कोई मामला अगर देखे तो लिवर फ्लूक का मामला हो सकता है और ऐसे में तुरंत निकटतम पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करके ऑक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा एक आती है जो कि मार्केट में नीलजन या जनील के नाम से प्रसिद्ध है, उसका प्रयोग करके हम लोग इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। पशुपालक भाई इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी जल जमाव वाले क्षेत्र में या गड्ढा जहाँ पर हो आसपास में घास उगा हो वैसे घास पशु को खाने न दें, वहाँ पे अपने पशुओं को न चराएं, जिससे आपका पशु इस बीमारी से बचा रहेगा। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है तुलसीपुर बलरामपुर के ध्रुव नारायण ने। आपने मछली तालाब के प्रबंधन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि हमारे मत्स्य पालक भाई जानते होंगे, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और इसमें मत्स्य पालन में कुछ समस्याएं आती हैं। इस समय में उसको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। पहली समस्या यह है कि जिन मत्स्य पालक भाइयों के तालाब में पानी कहीं नाले से बह के या आसपास के एरिया से तालाब के अंदर प्रवेश करता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक लोड और बहुत सारे अन्य चीज़ें तालाब के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिसका प्रभाव मछलियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस समय जो इसके लिए सुझाव है वो ये है कि 25 किलो चूना, जैसे भी पानी आपके तालाब में ज़्यादा बारिश होती है और तालाब में पानी घुसता है, आप देख लें जब बारिश रुक जाए तो 25 किलो चूना वीकली मतलब एक सप्ताह में एक बार ज़रूर अप्लाई कर दें और इसको जो है तब तक जारी रखें जब तक बारिश का सीज़न चल रहा है। और बारिश अगर खूब हो रही है, पानी आ रहा है, तो आप साप्ताहिक रूप से इसको हमेशा डालते रहें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर पानी का लेवल आपके तालाब में फुल हो गया है, पूर्ण हो गया, जैसे 5 से 6 फीट जो आपके तालाब की क्षमता है, उसके बाद अब पानी की आवश्यकता बिल्कुल तालाब में नहीं है। अगर उसके ऊपर पानी बढ़ेगा तो पानी ओवरफ्लो करेगा। उस समय आप अपने तालाब का इनलेट, अगर उसमें इनलेट लगा है तो उसको बंद कर दें, बाहर से पानी फिर ना लें, क्योंकि बाहर से अगर पानी फिर आएगा तो फिर आपके तालाब में समस्या पैदा करेगा। फ्लड एरिया आपको लगता है कि हमारा तालाब में पानी आ रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं,
उस समय क्या एक तैयारी आप बारिश के पहले कर लिया करें कि जो छोटे में साइज़ का, जिसको मच्छरदानी जाल भी कहते हैं, उसको आप ले करके बंधे पे करीब 3 से 3 फीट ऊंचाई तक का चारों तरफ बंधे पे बांस लगा के, बांस के सहारे उसको जाल को लगा दीजिए, जिससे कि अगर पानी ओवर भी हो, फ्लडेड हो, तो वो पानी जो है जाल के माध्यम से निकले, आपकी मछलियाँ तालाब में सुरक्षित रहें। तीसरी चीज़ आती है कि जैसे ही सितंबर का महीना प्रारंभ होता है, जिसमें बारिश पूर्ण रूप से तो नहीं बंद होती, लेकिन बीच बीच में बारिश होती है और धूप भी खूब तेज़ निकलती है। उस समय तालाब में ऑक्सीजन की समस्या पैदा होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है। दिन में टेम्परेचर अगर मौसम खुला है तो बहुत तेज़ी से तापमान बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल घटता है तालाब में। उस समय आप पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा भी कहते हैं, उसका प्रयोग 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से तालाब में उसका छिड़काव 15 दिन में कर दें। इससे आपकी मछलियाँ सुरक्षित रहेंगी, उनमें ऑक्सीजन की कमी तालाब में नहीं होगी और आपकी मछलियों में बढ़वार होती रहेगी। और कभी भी जो है बारिश के मौसम में भी मछलियों को चारा देना ना भूलें, इसलिए कि बहुत पानी है, बहुत सा उसमें ऑर्गेनिक लोड आ रहा है, तो आप उसको फीडिंग, जो नॉर्मल फीडिंग है, देते रहें, क्योंकि वो फीडिंग रेगुलर करती रहेंगी। पूरक आहार के रूप में सरसों की खली तथा चावल की पालिश बराबर मात्रा में मिलाकर देनी चाहिए तथा इसके साथ साथ 1% की दर से विटामिन एवं मिनरल मिश्रण भोजन में मिलाकर प्रयोग करते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।